हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पार्ट फर्स्ट किया था इसका, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये फर्स्ट वही सेम, ये दिसंबर सेशन वाला पेपर है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें 20 से आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये यूजीसी नेट और जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और फिर यूपीएचसीएससी और यूपीपीजीटी का भी एग्जाम डिक्लेयर होने ही वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर करें पहले से ही। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। संगठन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से क्या आशय है, उसके बारे में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके सही ऑप्शंस बन नहीं रहे थे, इसलिए एनटीए ने इसको डिलीट कर दिया, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, वो बतानी है आपको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, समरसत्ता और सहयोग। फिर टेलर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बुक दे रखी हैं जो लाइन से आ जाती हैं यूजीसी नेट के पेपर में लगाने के लिए, तो इनको बहुत अच्छे से देख लें। जैसे कि अ पीस रेट सिस्टम 1895 में, शॉप मैनेजमेंट 1903 में, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। इसको अच्छे से किसी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ये सिर्फ क्वेश्चंस देखे नहीं, इनकी जो भी इंपॉर्टेंट लाइन मैं बताती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ ना, उनको किसी कॉपी में नोट डाउन कर लें या किसी भी पेपर में नोट डाउन कर लें और रोज़ इनको देखें, तभी ये याद होंगे। एक बार सिर्फ देखने से, स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन एक नौकरशाही मॉडल की कमी है, वो बतानी है। नौकरशाही मॉडल की कमी बतानी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दिशा निर्देश कार्यवाही के रूप में मानकीय कारकों का अभाव। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, न्यायमूर्ति बी बालकृष्ण इराडी। ये कब बना था, ये 1988 में बना था। वो बना है 1998 में। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में बना है, इसको याद रखें। फिर ये नीति आयोग के बारे में दे रखा है कि नीति आयोग का गठन कैसे हुआ था, आपको बताना है। इसका गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुआ, बिल्कुल गलत, ये तो नहीं हो सकता। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा हुआ था, इसको देखा जा सकता है। इसका गठन भारत सरकार के कार्यपाल आदेश के द्वारा हुआ, ये भी गलत है। इसका गठन योजना आयोग के आदेश के द्वारा हुआ, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ नीति आयोग, उससे पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था। 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। फिर ये दे रखा है, निम्न में से कौन सा खाद्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 की उल्लेखनीय विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। गर्भवती महिलाएं भोजन की हकदार होंगी, बिल्कुल सही है। राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य हेतु कुटुंबक की सबसे प्रौढ़ महिला कुटुंबक की मुखिया होगी, ये भी सही है। गर्भवती महिला मातृत्व लाभ के रूप में न्यूनतम 600 रुपये प्राप्त करने की हकदार होगी, ये भी सही है। और गर्भवती महिला आंगनबाड़ी में निःशुल्क जांच की हकदार होंगी, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुप्रमाणित एवं निर्मित है। तो ये दर्शन के बारे में पूछ रहा है, दर्शन के बारे में पूछ रहे हैं। इट मीन्स उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा। इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, सारे ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे रखे हैं। फिर वर्तमान स्थिति में संघ, राज्य एवं संवर्ती तीनों सूचियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है, वो बताना है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, ये भी ठीक है। संघ सूची में 97 विषय हैं, ये गलत है। फिर संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ये भी ठीक है। और मूल संवर्ती सूची 47 विषयों से बनी है, ये भी ठीक है। ये दे रखे हैं सारे के सारे। इसमें विषय और मूलतः वो दोनों अलग अलग करके याद रखें। जैसे कि विषय में क्या हो जाएगा 100 है, उसके बाद 61 विषय हैं, उसके बाद 52 विषय हैं। और मूलतः में क्या हो जाएगा 97 है, फिर 66 हैं और फिर है 47। बस ये जो ऑप्शन बी है इसमें मूलतः वाले दे रखे हैं, बाकी सब में विषय वाले दे रखे हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत प्रबंधन के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण की नकारात्मक विधियां जिसका भारत में कम प्रयोग किया जाता है वो कौन सी है। नकद जुर्माने का अध्यारोपण, ये है इसका सही ऑप्शन, ये हो जाएगा। लिखित चेतावनी दी जाती है, पूरी जांच के बाद ही वेतन और पद में कमी की जाती है, ये भी सही बात है। और डांट फटकार भी लगाई जाती है, ये भी सही बात है। लेकिन ये नकद जुर्माने की डिमांड नहीं की जाती, ये गलत हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। फिर ये देखते हैं, हेनरी फ्योल का प्रशासन का सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर अनुप्रयोज्य होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉप मैनेजमेंट लेवल के ऊपर। हेनरी फ्योल ने 14 जो है सिद्धांत दिए हैं, उनको बहुत अच्छे से याद कर लें। 2-4 पूछ लेते हैं कौन सा है और कौन सा नहीं है, ऐसे करके। तो इन 14 को अच्छे से याद कर लें।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कथन दे रखा है, ये समस्या समाधान सिद्धांत विश्व को उस रूप में मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है, जिसमें वह कार्रवाई के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं। तो स्टेटमेंट दे रखा है, याद करनी है, नोट डाउन कर लेना कॉपी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स। फिर निम्नलिखित में से किसने सिक्योरिटी डायलेमा पद की रचना की है? सिक्योरिटी डायलेमा क्या होता है? जब कोई भी देश अपनी शक्ति को ज़्यादा बढ़ाता है तो दूसरा देश जो है ना वो डर में हो जाता है कि भाई कभी मेरे ऊपर ही ना हमला कर दे, तो इसीलिए ये होता है सुरक्षा दुविधा। तो इसकी रचना जो की थी वो की थी जॉन हर्ज ने। निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया था कि राज्य सुरक्षा की बजाय शक्ति को अधिकतम पाने का प्रयास करते हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ये जो तीनों ऑप्शन है वो मुझे नव यथार्थवादी दिख रहे हैं, लेकिन ये जो एक है जॉन मेयरशेमर, ये जो है वो यथार्थवादी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इनकी बुक भी दे रखी है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, इसको लिखने कहीं पे इंपॉर्टेंट बुक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुंबई में 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था? तो वो हुआ था 2008 में, 26 नवंबर 2008 को हुआ था। और किस संगठन को इसमें दोषी पाया गया? लश्कर ए तैयबा को, इसको याद रखें। फिर वंदे भारत मिशन योजना, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है वो बताना है आपको इसमें। जैसे भारत के बाहर विपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना, पूर्वी भारत में विपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों को वापस लाना, या फिर पश्चिम में या फिर दक्षिण भारत में। तीनों ही ऑप्शन तीनों चारों ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे रखे हैं, आपको बहुत अच्छे से करना है इसको ध्यान से। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका, भारत के बाहर विपदाग्रस्त भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत जो है वो संस्थापक सदस्य है और पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 1961 में हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की गई थी? तो वो की गई थी 2014 में। ऑप्शन डी सही ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। उससे पहले इसको पूर्व की ओर देखो कहा जाता था, लेकिन 2014 में मोदी जी ने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। फिर ये लेनिन की कुछ बुक दी हुई हैं, लेनिन और मार्क्स की, हमेशा आती हैं बुक्स, जरूर इनको बहुत अच्छे से याद कर लें। कौन सी लेनिन के द्वारा लिखी गई हैं वो बताना है। तो ऑप्शन ए एंड बी, ये व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये दोनों बुक्स जो हैं वो लेनिन के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसका, ए एंड बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ JF लियोटार्ड संबंधित है वो बताना है। तो ये भाषाई खेल से संबंधित है, ज्ञान आधारित प्रतिवेदन से संबंधित है, नेशनल ट्रांसपेरेंसी, ये डी हो जाएगा, यानी कि A B D। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर निम्न में से कौन से हॉब्स के दर्शन से संबंधित है? हॉब्स के बारे में बताने के कौन सा सही है? तो ये मानवीय इच्छा में कुछ भी आध्यात्मिक या इंद्रियातीत का समावेश नहीं होता, ये सही है। और जीवन स्वयं में गति है, ये सही है, यानी कि ए और सी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को भी आंटी ने डिलीट कर दिया है, इसका भी कोई ठीक से ऑप्शंस बनानी, इसीलिए इसको नहीं देखेंगे हम। फिर विवेकानंद जी के बारे में दे रखा है, विवेकानंद के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं वो बताने हैं। वर्ष 1987 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बिल्कुल सही है ये। फिर विवेकानंद ने हिमालय में आदित्य आश्रम की स्थापना की थी, ये भी सही है। विवेकानंद ने वर्ष 1918 की राजद्रोह समिति रिपोर्ट को स्वीकार किया था, ये गलत है। तो सी से देखते हैं हम, सी इसमें से भी कट, इसमें से भी कट, इसमें से भी कट, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही है। 45 में निम्नलिखित तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तिलक के बारे में बताना है। तिलक का यह मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनमानस की भावनाओं एवं संवेगों में निहित होनी चाहिए, सही बात है। फिर तिलक ने अली बंधुओं की मुक्ति के लिए कांग्रेस प्रस्तावना भी प्रस्तावित किया था, ये भी सही है। तिलक के अनुसार स्वराज एक नैतिक आवश्यकता थी, ये भी सही है। ये तिलक ने पूना न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना का विरोध किया, ये गलत है। उन्होंने तो समर्थन किया था, उन्होंने किया था इसकी इस्टेब्लिशमेंट। फिर तिलक ने लिखा कि स्वराज आधारशिला है, ना कि हमारी भविष्यगत समृद्धि का चरमोत्कर्ष, तो ये भी सही है। तो डी हटा दो इसमें से, डी इसमें से भी गया, इसमें से भी गया, इसमें से भी, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रेविल आमंड ने दलीय प्रणाली को निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया, वो बताना है। तो ये सत्तावादी दलीय प्रणाली, ये सही है, किया था उन्होंने। फिर प्रभावी गैर सत्तावादी दलीय प्रणाली, ये भी किया था। फिर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली, ये भी किया था। फिर गैर प्रतिस्पर्धी द्विदलीय प्रणाली, ये नहीं किया था। और ये भी किया था प्रतिस्पर्धी बहुदलीय प्रणाली, ये भी सही है, यानी कि डी गलत है, बस बाकी सब ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, और डी इसमें से भी गलत, इसमें से भी, यानी कि ऑप्शन डी सही बन जाएगा इसका, A B C E।
फिर ये संविधान सभा की रचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अच्छा खासा भारी भरकम क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखते हैं। ऑप्शन इसके, प्रत्येक रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों को आवंटित किया गया, बिल्कुल सही है ये। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित की गई सीटें मुस्लिम, एव सिख तथा अन्य साधारण जनसंख्या के मध्य विभाजित की गई, ये भी सही है। फिर अन्य समुदाय के लिए आवंटित की गई सीटों को प्रांतीय विधानसभा के समुदायों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होना था, ये भी सही है। और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के साधनों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले तरीके का पालन किया जाना था, मतलब इस विधि से इसका जो है चुनाव किया जाना था, ये भी ठीक है। यानी कि इसके सारे ऑप्शंस ठीक है। डी, ऑप्शन डी ठीक होना चाहिए, ABCD। फिर ये RTI के बारे में दे रखा है, निम्नलिखित में से किन सूचनाओं के बिना किसी अपवाद के सूचना के अधिकार अधिनियम RTI से छूट प्राप्त है। किन किन चीज़ों से छूट प्राप्त है RTI को, वो बताना है। तो इसमें वैसी सूचना जो सरकारी विभाग की वित्तीय जवाबदेही को संवर्धित करती हो, सही बात है। कैबिनेट बैठक के विचार विमर्श से संबंधित सूचना नहीं दी जाती, बिल्कुल सही है। उसके बाद वैसी सूचना जो किसी जांच की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी सही है। और जजों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक प्रलेख, ये भी ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे ठीक है, ABCD। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। तो ये हुआ था हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ABCD, ABC, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर ये GST के बारे में दे रखा है, GST परिषद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होता है, ये बताना है। केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। स्वराज अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, ये भी होता है इसमें। फिर ये दे रखा है कि भारतीय सरकार के वित्त सचिव, ये नहीं होते इसमें, यानी कि प्रधानमंत्री और वित्त सचिव नहीं होते, इतना हो जा नहीं होते। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा E हटा दो और B हटा दो, यानी कि ऑप्शन C सही हो जाएगा, ACD इसके सही ऑप्शन। तो ये हो गया आज हमारे 50 क्वेश्चन। उसके आगे के जो 50 क्वेश्चन बचते हैं वो मैं अगले पार्ट में डाल दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।